जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो अब 2 जनवरी को जरूरत नहीं है एंट्री करने की, ठीक है, और 1 मार्च को कोई एंट्री होनी ही नहीं है। एंट्री किस दिन होनी है? इस दिन बेसिकली क्या किया हमने, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस से क्रेडिट करके इसको पीपीई में डेबिट किया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ो इस रिक्लासिफिकेशन को, डायरेक्ट एंट्री करो। फिलहाल जो सिखाना चाह रहा हूं यहां पे वो सीखो, ठीक है। तो यकम जबरदस्ती है तो मैं कर भी सकता हूं, रहने देना जी। 1 फरवरी 2002 पर 20x2 पर एंट्री पास करेंगे हम, प्लांट डेबिट, और कैश भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, मुझे क्या पता, उसने क्लियरली लिखा नहीं है तो कैश ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सही है। प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दिया और सीधा जाकर 5083 को उठा लिया, ठीक है। मुझे पता है बुक में और तरह से एंट्रीज हुई है, इसलिए ध्यान से देखें। मैं आपको जरा बड़े बच्चों वाली एंट्रीज करवा रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली करनी है, ठीक है ना। तो वो जरा बेसिक वाला, क्योंकि नोट्स के अंदर सवाल है ना, सोल्यूशन आंसर अल्टीमेटली तो यही बनता है जी। 5083 और 5083, 5083 जनरेशन होगी रिकॉर्डेड प्लांट या कैपिटलाइज प्लांट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मामला ये है कि स्टाफ ट्रेनिंग की 16 जनवरी को एंट्री नहीं कर सका, उसने रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा डेट वाइज एंट्रीज करो, वरना पहले मैं ये एंट्री कर देता, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बाद में पता लगा क्या डेट है जी, 16 जनवरी है। तो अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो इसको पहले भी कर सकते हो आप। 16 जनवरी x2 एंट्री क्या होगी, ट्रेनिंग एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस, इसको कैपिटलाइज ना किया, रिकॉर्ड तो करें ना, एक्सपेंस तो है। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 60। ओहो, इंस्टॉलेशन की एंट्री नहीं की, वो बीच में हो गई। अब बुक के अंदर ना ये अलग से प्लांट में डेबिट हुआ है, ये अलग से प्लांट में डिफरेंट बल्कि कंपोनेंट्स में डेबिट किया गया है, तो अल्टीमेटली काम तो यहीं भी पहुंचा हुआ जहां पहुंचा दिया, तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये बस थोड़ी सी तकलीफ अगर किसी को हो तो 16 वाली एंट्री ऊपर कर लें। वैसे आपको बताता चलूं, FAR2 के अंदर वो कह भी देता है, एक दो टॉपिक्स में उसने कहा भी, टेस्ट किया तो उसने कहा कि डेट वाइज एंट्री करो, अगर डेट वाइज नहीं करोगे तो मैं नंबर काट लूंगा, ठीक है। डेट वाइज एंट्री करना, जिस एंट्री के साथ डेट नहीं होगी मैं नंबर काट लूँ। तो डेट वाइज एंट्री अगर वो कह दे तो मजबूरी है, वरना खैर है, कोई मसला नहीं इससे। अगर पहले आपने 1 फरवरी वाली एंट्री कर ली, मैंने तो ध्यान नहीं दिया डेट की तरफ, कोई मसला नहीं। जिसको मसला हो पहले ये वाली लिख लेगा, ओके, कि मेरी एंट्री सर डेट वाइज नजर आनी चाहिए सर, ऐसे नहीं, मजा नहीं आता, ठीक है ना। चलें आगे। उसके बाद क्या है जी, बस अब बस डेप्रीसिएशन है, आप हैं और मैं हूं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है हमने 31 दिसंबर x2 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट क्रेडिट। किताब के अंदर जो सोल्यूशन है ना, वो कंपोनेंट अलग अलग लेकर चलाए हैं एंड तक। मैंने कहा नहीं बस अब वो सोल्यूशन काट देना, बेशक सही है, लेकिन वो बहुत डिटेल बेसिक सी बात है, उसको छोड़ें। अल्टीमेटली एंड पे टोटल वहां पे हुआ पड़ा है, वर्किंग में भी टोटल हुआ है, नोट्स अगर बना हुआ तो उसका भी टोटल हुआ होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोड़ो, उसको चीजें कम करें, आसान है सवाल को कर लेना, ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। मैं तो कहता हूं वर्किंग 1 को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, टोटल कॉस्ट। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं रेजिडुअल वैल्यू 500 और 50, 500 माइनस 0 माइनस, और तो जो आंसर आएगा वो डेप्रीशिएबल अमाउंट नहीं होगी। बोलो, ये इस तरह चल रहा था ना फॉर्मेट, मैंने कहा जान दो, वरना आप अलग से भी कर सकते हैं वर्किंग, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास जी, डेप्रीशिएबल अमाउंट। पहली क्लास के अंदर आपको याद है ये सीखा था हमने कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो होता है वो डेप्रीशिएबल अमाउंट होती है, ठीक है। कितनी आती है, 1261, 2261 और 961, 1011, ठीक है। अब इनके अलग अलग लाइफ है, उससे डिवाइड करें या रेट बनाकर उससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 5, 8 और 3, तो डिवाइड कर देंगे इसको
यूजफुल लाइफ से। कितनी है जी? 5 3। तो मेरे पास, अच्छा ये ब्रैकेट में भी हो सकती थी वर्किंग, सिर्फ ये टोटल का कॉलम चला रहे हो, यही काम आप ऐसे भी कर सकते थे। डेसिमल अमाउंट आ गई 1261 डिवाइड बाय 5, यहाँ आंसर लिख देते। लेकिन जरा वर्किंग ऐसे ही चल रही थी, मैंने कहा चलो चलन दो, चलती जा रही जी। क्या 11/12 करते हैं आंसर तो आ ले। 250 283 और 126, टोटल कितना बनता है? ठहरो मुझे सोचने दो जरा, कुछ जरा बेहतर, और इसका थोड़ा सा थोड़ा ठहर इसका थोड़ा सा ठहर मैं सोच रहा हूँ अगले सवाल को प्लान करते हुए कि इसका जरा फॉर्मेट थोड़ा सा और बेहतर कर लें। इसकी कॉस्ट गिवन है, लेस करते हैं ना हम डेप्रीसिएशन। हाँ एक काम हो सकता है जी, जरा 1 मिनट देखिएगा, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम आंसर के साथ इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 कर सकते हैं, लेकिन मैं ना आप चाह रहा हूँ कि मैं अगले रीवैल्यूड एसेट को जो करवाना है ना, ठीक है, पूरा हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो होमवर्क में जिसने जाना है, ठीक है, उस सवाल के फॉर्मेट पे जरा ले आऊँ। तो चुच, फिर वही चुच, साथ ना नोट किया करो, क्यों करते हो साथ नोट हैं? आप लोग उसी को कंटिन्यू कर लें, जैसे कहा है वैसे करें, ठीक है जी बच्चों। ये हमारे पास क्या है जी? कॉस्ट, इसमें से लेस क्या करते होते थे हम? डेप्रीसिएशन, याद है? जरा इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारा फॉर्मेट है, ये प्लांट की कॉस्ट लेस डेप्शन बुक वैल्यू आ जाएगी ना, बुक वैल्यू बोलो। उसके बाद फिर आगे दोबारा से डेप्रीसिएशन, फिर बुक वैल्यू। अगर कभी रीवैल्यू होगा तो एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख सकेंगे। तो ये उस फॉर्मेट पे लाना चाह रहा हूँ, बस इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, जैसे चल रहा था वैसे ही चल लेने, उससे मिलती जुलती वर्किंग किताब के अंदर हुई पड़ी होगी, कर लेना वैसे, ठीक है, मुझे क्या। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन निकालनी है जी हमने, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए इधर देखें, ये 1761 है। मैं अब इस कॉलम की तरफ ले आऊंगा सारी कहानी को, ठीक है। देखना 1761 माइनस रेजू वैल्यू कितनी थी? 500 डिवाइडेड बाय 5 years इंटू 11/12, ठीक है। नेक्स्ट, चलो लिखते रहो यहीं पे, लेकिन वर्किंग का फॉर्मेट जरा चेंज कर दिया बस। ये जी 1761 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 11/12, जी बोलो 231। नेक्स्ट 2261 माइनस 0 डिवाइड बाय लाइफ 8 इंटू 11/12, बोले 259। समझ आ रही है? अब थोड़ा सा चेंज क्या किया है, मैं चाह रहा था कि जरा वर्किंग उस फॉर्मेट पे पड़ जाए जो आपको अगले सवाल में हेल्प कर दे, ठीक है जी। तीसरी डेप्रीसिएशन है जी 1061 माइनस 500 50,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 11/12 309। अच्छा एक बात तो बताएं, क्या सारों का स्ट्रेट लाइन पे डेफिनेट होना जरूरी है? हो सकता है कन्वेयर बेल्ट और अदर स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन पे होता, इंजन को रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर देते। ऐसा भी हो सकता है इंजन को आउटपुट मेथड पे कर देते, जी इतने घंटे चलेगा, टोटल लाइफ इसकी जो है वो मिसाल के तौर पे 20,000 घंटे है, तो पहले साल में 5,000 घंटे चला तो उतना डेफिनेट करें, दूसरे साल में 1,000 चला, बात समझ आ रही है? तो कोई एक किसी एक मेथड पे हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके सही है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस जी। तो अब हमारे पास ये डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू कितनी आ जाती है? टोटल डेप्शन बताओ, टोटल बताओ। 790। बस मैं तो ये कहता हूं कि बाकियों की जरूरत पड़ेगी जब, तो बुक वैल्यू लिख लेंगे, लिखनी है तो। मैं तो इसकी एंट्री करवाना चाहूंगा, बुक वैल्यू बताओ तो बस टोटली 42, या चलो दिखा दो इनको अलग अलग कैसे, 1530, 2002 और 752। लो जी बुक वैल्यू भी आ गई।
तो डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री कर रहे हैं पूरे प्लांट की, तो एंट्री कर दें 799 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। को मसला नेक्स्ट। अगले साल की एंट्रीज ही मांगी गई है। अगले साल में खरीदने की कोई एंट्री होगी दोबारा फॉर द ईयर एंडेड। मुझे पता है वो एंट्रीज देखते हैं आप और इधर देखते हैं तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह बहुत आसानी हो गई, समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन बहरहाल काबू सवाल को करना आसान हो गया। बाकी वर्किंग का तो फॉर्मेट जो मर्जी कर लें जी। स्टाफ ट्रेनिंग की एंट्री भी कोई नहीं है इस साल में, इसने कौन सा कहा एनुअल ट्रेनिंग है। अगर इस साल भी ट्रेनिंग दी होती तो इस साल भी एक्सपेंस बना लेते, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन की दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट क्रेडिट। सेम होगा, लेकिन 11/12 वाला मसला आ गया ना, ठीक है। 11/12 वाला मसला ना होता तो मैं चलने देता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब लेस करेंगे दोबारा। हाँ, ये है कि शायद एक लाइन में काबू आ जाए, जैसे 1761 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5, दूसरा 2261। अच्छा, ये ना भी करो ना, अगर ये दोबारा वर्किंग शो ना भी करो, एग्जामिनर को ये शो किया ना एक बार, तो अगली बार 11/12 किए बगैर आंसर शो करोगे तो समझ उसको आ जाएगी। फिर भी बहरहाल कर दो तो अच्छा है। और इधर 1061 माइनस नीचे आ जाएगा जी 1061 अलग ही कर दो, माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3 जी। थ्री टोटल 872। देखो ना, अब यहाँ पे वर्किंग है ना, जरूरत के हिसाब से चलाओ। कभी यहाँ पे इस बुक वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी, बाद में पड़ जाए तो निकाल लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। ये कॉस्ट तो वैसे मजबूरी में निकली, ये सवाल में गिवन होती है, नॉर्मली आपके सवाल में गिवन होगी, वरना हम इसको अलग से वर्किंग में कर लिया करेंगे ताकि आपके लिए सीधा हो जाए सवाल, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद बुक वैल्यू तो तब चाहिए होती है अगर अगला साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे होते, ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल तो मैंने कर दिया सारा इसी तरह से जी। अब बताएं जी, बुक वैल्यू है जरूरत तो कोई नहीं, लेकिन चलो जी बुक वैल्यू तरफ वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। 1278 1719 जी 415 ओनली, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। चलें, अब मैंने सिर्फ क्या करना है, इस 872 की डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी थी 872। अब मैच आप घर पे बेशक जाके करते रहना दोनों वर्किंग्स को। वर्किंग नंबर 1 जी सही है। तो अगर एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएं तो उसको इस तरह से अलग अलग लेके चलना है। डिफरेंट अलग है तो अलग है, बस अब क्या करें, ठीक है। एंट्रीज करते हैं, क्योंकि एक ही एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो आप कंबाइंड टोटल का एक कॉलम रख लें, एंट्री आप इसी से करते हैं। ये मैंने अलग लिखा नहीं है, मतलब जरूरत नहीं थी। पहली एंट्री ये की एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, फिर बुक वैल्यू की एंट्री तो कोई नहीं होती, फिर डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, ठीक है। यहीं पर अगर एसिड रीवैल्यू हो जाए यहाँ पे तो एक लाइन छोड़ेंगे, रीवैल्यू अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री भी एक ही करना, लेकिन फिर सरप्लस को तोड़ना पड़ेगा, जो आपने करना है असल सवाल में, जिसकी तैयारी करवाई है। लेकिन अभी जरा नोट बना लें, इस सवाल में नोट तो बना लें, उसमें है नहीं ना नोट, उसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी हुई है। बहुत ज्यादा एंट्रीज हुई पड़ी है मुझे पता है आपके सोल्यूशन में, इसीलिए कहा उसको छोड़ो, बस यही सोल्यूशन है। ओके, इसको जरा नीट करके अपने पास नोट करो और इस सफ़े को काट के आप अपनी किताब में चिस्मा कर लो उसकी जगह पे। गलत वो नहीं है, तफसीली है बस। वैसे जरा डेप्शन पहले साल की दिखाना, एंट्री क्या हुई, वहीं से 31 दिसंबर X2 की एंट्री है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 799, यही है। 0.2 आपने राउंड किया होगा ना, ओके। तो 799 की एंट्री है ना, बस उन्होंने एक्यूमुलेशन अलग अलग
क्रेडिट किया, मैंने कहा छोड़ो बस पूरे प्लांट की डेप्शन लिखो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगले साल की डेप्शन की एंट्री अगर आप एंट्रीज में देखो तो वो है 872 राउंड करके, आपकी भी वही है, ठीक है, तो आपने वही एक बार एंट्री कर दी, उन्होंने बस ये एक्यूमुलेशन अलग अलग क्रेडिट किया। ऐसे ही सवाल के अंदर आपको इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, अदर स्ट्रक्चर डेबिट, कैश क्रेडिट अलग अलग होता नजर आ रहा है। मैंने कहा यार सबका सब प्लांट ही है, तो वर्किंग में टोटल का कॉलम डालो और प्लांट की एंट्री करो, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट है यही 5083, देख लो जरा 4300 और 783 मिलाकर, 4300 और 783 मिलाकर जी। मैंने वही बात की थी आपको ही मुखातिब करके जब वर्क इन प्रोसेस समझाया था, प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस बना 1 जनवरी को आके या 2 जनवरी को, फिर 2 फरवरी को वो कैपिटलाइज हुआ, तो वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट करके हमने प्लांट में डेबिट किया है। लेकिन मैंने आप लोगों की इजाज़त ली थी बाकायदा कि मुझे डायरेक्ट की एंट्री कर लेने दो, ठीक है, ताकि मैं आपको ये एडिशन की एंट्री समझाऊं। बाकी अगर CWIP की एंट्री करना चाहते हो ना तो वो एंट्री ऐसे होगी, 2 जनवरी X2 CWIP ऑफ प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 1500 जमा 2000 जमा 800 कितना बनता है, 4500 4300, ये जनाब आया। उसके बाद आपने किस दिन इंस्टॉलेशन वगैरह की है, डिलीवरी इंस्टॉलेशन 5 जनवरी को, ये दूसरी एंट्री होनी थी 5 जनवरी X2 को CWIP ऑफ प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट 783 से, यह प्रॉपर एंट्रीज हैं। फिर उसके बाद 16 जनवरी को ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट छेड़ ही देता जाते, फिर चलो कैश क्रेडिट कितने से 60 से। उसके बाद ये एंट्री होनी थी, लेकिन यहाँ प्लांट नहीं आना था, यहाँ प्लांट आना था, यहाँ कैश नहीं आना था, यहाँ पर CWIP ऑफ प्लांट क्रेडिट होना था, और उसमें कितना डेबिट हुआ पड़ा है। अब करना है तो फिर ऐसे करो, फिर ठीक है, फिर अब आगे हो। मैं बात और समझाना चाह रहा था, असल में समझ आ गई बात की। तो ये प्लांट 4300 जमा 783 ये डेबिट हो चुका था, ये बेसिकली क्रेडिट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा यार छोड़ो यार डायरेक्ट एंट्री करने तो मुझे इसमें मत उलझाओ, ठीक है। बहरहाल अब आपने उलझा दिया तो अब ये देख लें, ठीक है। फिर एंट्रीज प्रॉपर हो ही गई हैं तो फिर हो गई हैं, फिर क्या हो सकता है, फिर ये भी हो ही गया, ठीक है। वर्किंग वन से मैं अच्छा वाला उठा के लाया था, सब कुछ ही तबाह कर दिया आपने। खैर समझ आ गई है ना, चलो अब वापस कैच ही रहने दो यार, वो वर्किंग के साथ चलने दो इसको, ठीक है, क्योंकि अगले सवालों की तैयारी वहां से हो रही है। ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको फैम वाले सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो ये असल में कहानी ये थी, ये डेबिट CWIP, ये डेबिट CWIP, ये ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट। तो जो CWIP में डेबिट हुआ था वो 1 फरवरी को क्रेडिट करके प्लांट में डेबिट कर दिया और फिर उसको डेबिट करने लग गया, ठीक है ना। तो वो बस मैंने जरा वहां पे जुगाड़ लगाया था, पर आप लोगों ने भी माफ नहीं किया, कोई खैर। चल यार मैं चला जाता हूँ यार, बैठ यार। अच्छा जी, अब नोट मैंने कहा था जरा बना लेते हैं जी। नोट रिक्वायर्ड नहीं है, पर PPE के नोट के अंदर हमारा इस सवाल के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक प्लांट का ही कॉलम बन रहा है, एक क्लास से प्लांट, ठीक है। तो नाम क्या है जी, एंशिएंट, भाई इधर कोने में तो है कोई नहीं, जो आप नजर आ रहा है, एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X3 31 दिसंबर X3 31 दिसंबर X2। नोट नंबर कोई दे 5, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें हमारा सिर्फ एक ही एसेट है प्लांट, बीच में लाइन आ गई साल वाली, 2 होते तो 2 चीजें आ जाती, और इस साल में भी क्या है जी, वही प्लांट। क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है इसलिए मैं अगर वो ना लिखूं फॉर्मेट के अंदर तो माफी है, बल्कि मैं तो इतना सा फॉर्मेट बनाऊंगा, आपको बताऊं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में लिखूंगा ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग। कोई डिस्पोजल है नहीं मेरे सवाल में, ट्रांसफर भी नहीं है, रिवीजन भी नहीं है, मैंने बचत कर ली, ठीक है। उसके बाद
ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग। हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस बुक वैल्यू। जी, तो 31 नंबर X2 का नोट है, तो यकम जनवरी X2 पे ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग कुछ था ही नहीं, तो ओपनिंग 0 लिखो। फिर एडिशन हुआ, अब ये एंट्रीज नहीं देखनी प्लीज, आप इधर आए, ये एडिशन कितने का हुआ है 5083 का, तो एडिशन कॉलम में आपको, यानी कि आपको ये सवाल इस तरह से एंट्रीज वाला आए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको पीपीई के नोट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से आ जाए थोड़े कम वॉल्यूम पे करके 1 साल के लिए, ये ऐन मुमकिन है। मतलब आपसे वो शायद ये काम ना करवाए या शायद ये काम भी करवा ले और फिर आपसे पीपीई का नोट मांगे, तो आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट ऑलरेडी भी आ रहे हो, तो प्लांट के कॉलम में ये एक एडिशन यहाँ पे पड़ जाएगा। असल में ये सिखा रहा हूँ, ठीक है, कितने से 5083 से, एंट्रीज नहीं देखनी आपने, ठीक है, तो नजर आ जाएगा एडिशन कितना हुआ है। तो 5083 का एडिशन वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दोगे, वर्किंग 1 है ना, वो वर्किंग 1 चल रही है जी, ऐसे आपके सवाल में वर्किंग चल रही होगी, ये आपका एडिशन आ गया, ठीक है। उसके बाद 5083 और कुछ भी नहीं है, फिर ओपनिंग कुछ नहीं था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए भी इधर नहीं देखना, जहां पे आए वर्किंग में आपने एक ही बार 7 है, क्योंकि पीपीई के नोट, मैं आपको पीपीई के नोट के लिए तैयार करके ले गया हूं। ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल बेसिक, जैसे इंट्रो के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए तो इस तरह से पढ़ाया जाए, लेकिन अब चूंकि नोट का सवाल करवाना है आपसे कि वो नोट मांगेगा, प्रॉबेबली एंट्रीज कम चांसेस होते हैं, तो हम तरतीब, एंट्रीज बिल्कुल ठीक है अगर आप टोटल प्लांट के हिसाब से करें, क्योंकि उसी प्लांट के कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, तो एंट्रीज भी बिल्कुल ठीक है। अपनी रिकॉर्डिंग हमने अलग से कर रखी है वर्किंग के लिए, कल को जरूरत पड़े तो ये वर्किंग हमारे पास महफूज होती है, लेकिन प्लांट ठीक है बिल्कुल अलग से, कॉलम के अंदर अलग है, लेकिन वैसे उसकी कॉस्ट इकट्ठी कर दी आपने जी। तो डेप्थ फॉर द ईयर कितनी है 799, क्लोजिंग 799 आ गया, तो 5083 में से इसको माइनस करो 42, ये बैलेंस शीट के फेस पे चला जाएगा क्योंकि एसेट फिलहाल एक ही है। उसके बाद जनाब ये साल खत्म हुआ, अगला साल शुरू हो रहा है, ऐसे डिफरेंट, ये अब पता लग रहा है ना आपको, ये ऐसे नहीं होता है कि एसेट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको तैयारी ये करवाई जा रही है कि किसी भी साल के अंदर खड़े होकर आपको वन ऑफ द एसेट ये दे दे, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट के साथ प्लांट भी हो, और प्लांट के अंदर यही एडजस्टमेंट हो एंशिएंट वाटर वाली, तो इसको कैसे टैकल करना, तो वर्किंग सिखाइए आपको, और ठीक है। अच्छा जी, अब क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ 5083, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ 799, कोई और एडिशन हुआ है नहीं हुआ, तो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग, लेकिन कॉस्ट तो पड़ी है ना। अच्छा, रीवैल्यू हो जाए तो रीवैल्यू भी कर लेंगे, तो 5083 सब कुछ वैसा ही है, नोट में इसलिए डलवा दिया, बातें खत्म हो गई तो पढ़ लो थोड़ा सा। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 872, एक महीना बढ़ गया ना डेप्रिसिएशन का, तो 872 आ गया। जी टोटल 1671, 3400। अगर आपकी मंजिल तक चीज पहुंच जाए ना कि मंजिल क्या थी उसकी, तो आप फिर समझ जाते हैं, कोई कमी बेशी हो भी सही समझने वाली बात नहीं, तो वो फिर समझ आती, पूरी पूरी कहानी जो एंड तक समझ आ गई, ठीक है। अब ये इस तरह से आएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, इसकी एडजस्टमेंट पीपीई में आ जाए इस तरह से, वो मुमकिन था, इसलिए मैंने वो आपको नोट भी बनवा दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप। सोल्यूशन यही वाला रख लें जी, आसान है काम, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे लेवल के अंदर फिट भी हो गया। अब अगर टेस्टिंग करे तो वो किस तरह से करेगा, बाकी अगर वो इस तरह से ना टेस्टिंग करे यार, एंट्रीज मांग रहे, तो वो भी तो पहले करवाएंगे, वो तो उल्टा आसान काम है। चलें जी, सवाल पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आप घर से इसको करना पसंद करेंगे या मैं क्लास में कराऊं, क्या ख्याल है।
इंशाल्लाह आप कहेंगे सर जी आज 2 बजे तक पढ़ेंगे, आप ये सवाल खुद ही करा दें, हम नहीं कर सकते। अच्छा चलो देखते हैं बस कितने बजे है। 1 बजे वाले तो शुगर लगा रहे ना, 2 बजे वाले 2 बजे तो जाओ, वो तो अल्लाह भला करे। जल्दी जल्दी सवाल देखो भाई, ये तो 2 बजे तो बहुत खतरनाक बात है, ऐसे तो नहीं करना। कहाँ से बस कहाँ से है? न्याजी अड्डे से या ठोकर तो फिर चलो कुछ तमीज वाला ऊबर मंगवाए तो चला जाए, न्याजी अड्डा हो जाए या वो क्या नाम है बादामी बाग हो जाए, फिर तो मारे गए, फिर तो कर। अब मेरा कोई कसूर नहीं है, देख लें अब आपकी क्लास वालों ने खुद जो है ना ये सवाल किया है, अब आप लेट होंगी तो इनकी वजह से होंगी। जी बेटा बोले। तो एडिशन में क्या आता है बेटा? तो वही है कॉस्ट, प्राइस का मतलब कॉस्ट ही है, सेल प्राइस तो नहीं बन गई ना। जिसकी सेल प्राइस थी उसने बेचा था, हमने खरीदा था, हमारी कॉस्ट प्राइस थी। वैसे ही प्राइस का लफ्ज लिखा होता, काट दो उसको, डन। मैंने शुगल में लिखा था, देखो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है तो लिख दो, आप लोग इससे परेशान बैठे हैं। ओके पूरा सवाल अब समझ आया मेरे ख्याल में आपको, जब ये कॉस्ट का पता लगा कि ये कॉस्ट है। अच्छा जी कोई बात नहीं। स्पुतनिक सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, बस ये मैं सिर्फ एक नजर रीड करवा दूं बस, फिर छुट्टी करें आप लोग, ठीक है। आप लोगों का ये भी मेरे पे बड़ा एहसान है, आप लोग इस तरह से आए भी हुए हैं आज, तो अब ये तो ना हो कि मैं आप लोगों को ऐसे ही खजल करता रहूं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करो टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शिप टू द ईयर एंड, सिर्फ जर्नल एंट्रीज चाहिए। 17 नंबर का ये सवाल आया था ऑटम 21 में, बच्चों के तोते मैना चिड़ियां आरसी उड़ गई थी। स्पुतनिक सी लिमिटेड SSL runs a cruise business across oceans following information in respect of one of SSL's cruise ship is available। एक क्रूज शिप के बारे में इंफॉर्मेशन है। SSL bought a cruise ship on यकम मार्च 18। After completing all required formalities, ship was ready to sail on यकम अप्रैल 18। हाँ मेरे दोस्त तुम लोगों को मसला चल रहा है, मुझे बता दूं आज। हाँ पीछे मुड़ के जो देख रहा है उसको कह रहा हूँ, हाँ मैं और मैं मेरा मसला, मैं उससे बोल रहा हूँ सुबह से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। मेरे भाई इधर देखो, ये फिगर जो हम 5083 हमने निकाली ना, ये फिगर उसने खुद ही बता दिया। ये पढ़ो अगर उसकी बातों से फारे हो उसको चुप करके बैठ जाओ, रैप्टा कराना अब तो बोला था। अच्छा जी बोलने नहीं देना इसको, ठीक है। ब्लैक शर्ट ब्लैक कमीज वाले भाई आपको बोल रहा हूँ, देखो यार खबरदार मेरे फ्यूचर का नुकसान ना करो, तुम्हें को मसला है तो। अच्छा SSL bought a cruise ship on यकम मार्च 18। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज शिप वाज रेडी टू सेल ऑन यकम अप्रैल 18। इसका मतलब ये फिगर उसने अब दी है, और यकम अप्रैल 18 वो हमारे सवाल वाली यकम मार्च वाली फिगर, ठीक है। रेडी टू सेल, हमने रेडी टू सेल को पकड़ना है, रेडी टू सेल को पकड़ना है हमने, जिस दिन खरीदा उसको नहीं देखना, ठीक है। हो सकता है को पेंट पूंट करते रहे, अपने बिजनेस का नाम लिखते रहे हो, कोई कागज बनाते रहे हो, ठीक है। रेडी टू सेल। नेक्स्ट डिटेल रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ शिप आर एज अंडर, वो वैसे ही है, सॉरी कॉस्ट आ रही है, यूजफुल लाइफ आ रही है, और एज वेल वैल्यू भी आ रही है। डन जी। अब अगली बात जरा देख लो, यूजफुल लाइफ इंजन की 50,000 घंटे है, बॉडी की लाइफ, और ड्राई डॉकिंग कोई चीज होगी वो भी क्या है, लाइफ है उसकी। अब जो आवर्स वाली लाइफ है ये आउटपुट डेप्रिसिएशन है, कॉलम उसी तरह से बनेंगे। अच्छा ये आ गया जनाब 18 में शिप चल पड़ी, 19 के अंदर यकम मई को शिप सफर्ड अ हादसा विच डैमेज इट्स बॉडी। रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड 26 मिलियन। रिपेयर वर्क क्या एंट्री करोगे, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रिपेयर वगैरह एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होते, ठीक है। द रिपेयर डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, चलो कोई चेंज इन एस्टिमेट नहीं आया। द एवरेज मंथली, ध्यान से पढ़ लेना, सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आर एज अंडर। 2018 में 360 मंथली सेलिंग रही, एवरेज का मतलब ये होता है 360 एवरेज का मतलब क्या होगा भाई, किसी महीने में 400 तो किसी महीने में 300, किसी महीने में 250, किसी महीने में 500, ये सारे महीनों का एवरेज किया जब हमने
तो वो 360 बना, ठीक है ना। अच्छा अब 360 है इंटू 12 करना पड़ेगा, जाहिर है 12 करना पड़ेगा। ओ भाई यकम अप्रैल 18 में ये आई है, तो जनवरी फरवरी मार्च थी ही नहीं, ठीक है। तो पहले साल में सिर्फ 9 मंथ्स। ये हम क्यों निकाल रहे हैं आर्स? इंजन की डेप्रिसिएशन ही ऐसे होनी है। चलो बाकी तो लाइफ पे हो जाएंगे, ठीक है। कितना आता है? जितना भी आता है। आगे बढ़ो। 2019 के अंदर तो चलो पूरे 12 महीने होगा, है ना। नहीं, यकम मई 19 में एक हादसा हुआ और 2 महीने तक वो सही होती रही, तो 10 महीने। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, ठीक है। अगला तो फिर पूरे 12 महीने ही होगा, ओके। तो यहां से आपके पास, आपने आउटपुट मेथड इंट्रो में किया हुआ, मैंने माना, मैंने FR1 में अभी आपको नहीं करवाया। ये सवाल करवाने से पहले 2 मिनट में एक छोटी सी एग्जांपल में आउटपुट मेथड आपको रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, जब भी मैंने सॉल्व करना है। लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है यहां तक। आगे देखते हैं। SSL uses revaluation model for subsequent measurement. SSL measure account for net replacement, ये वही काम जो उसने कहा हुआ है हम करते हैं। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ शिप एज एट 31 दिसंबर 19, पहले साल के एंड पे, एंड 20, पहले नहीं दूसरे साल के एंड पे। पहले साल तो 18 में आया था ना, 19 के एंड पर और 20 के एंड पर रीवैल्यू किया इन्होंने, और 1400 मिलियन और 1000 मिलियन रिस्पेक्टिवली का मतलब पूरी शिप की रीवैल्यूड अमाउंट है। अब उसने हमें हेल्प किया, रीवैल्यूड अमाउंट को अपोर्शन कर लेना बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यू बिफोर। अब करोगे कैसे? ऐसे ही, इंजन, बस छुट्टी दे रहा हूं, बॉडी, ड्राई डॉकिंग, और उसके बाद टोटल, यानी कि क्रूज शिप। ये टोटल होता है ना जो, इस बिल्कुल वैसे ही हो गया सवाल। अब यहां पे यकम अप्रैल लिख लेना है आपने 2018, बोलो। और ये क्या है जी? थोड़ी जगह अंग्रेजी के लिए, वर्किंग्स के लिए। जी, तो यकम अप्रैल को आपने कॉस्ट लिखनी है, और सबकी कॉस्ट आ जाएगी, मौजूद है आपके पास, आ जाएगी। टोटल भी लिख लेना, क्योंकि टोटल से आपने एंट्री करनी है। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आएगा, डेप्रीशिएट करोगे इसको आउटपुट मेथड के हिसाब से, जो इसकी कॉस्ट है डिवाइड करोगे इसको इसकी लाइफ से, और रेजिड वैल्यू माइनस कर लेनी है। सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हर मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिड वैल्यू करते हैं। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसलिए जल्दी से ज़रा डिस्कस करता जा रहा हूँ। ऐसे ही बुक वैल्यू आएगी, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग निकलेगी। अच्छा, इनके अंदर क्या करोगे? डिवाइड बाय 25 करोगे, और फिर देखोगे 9/12 करना है पहले साल में, और अगले साल में पूरा साल रखना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, डेफिनेशन नहीं रुकती सिवाय आउटपुट मेथड के, ठीक है ना। ये सारी बातें समझ आ रही हैं, क्या क्या करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 31 दिसंबर 19 पर लाएंगे इसको। हाँ जी, ऐसे नहीं आपको आज होमवर्क दे रहा, ईद पे आपको याद होता रहेगा। एक सवाल है जी। तो यहां पर डेप्रिशिएट करोगे, बुक वैल्यू निकलेगी, सही है। अब डेप्रिशिएशन निकल आएगी ना, मंथ के अंदर इंजन की निकली हुई है, बॉडी पूरा साल, ड्राई डॉकिंग पूरा साल। ये जो बुक वैल्यू होगी, अब इस बुक वैल्यू को आपने रीवैल्यू करना है, ऐसे ही है। एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। अब यहां आके एक मसला आएगा, पहले कोई मसला था ही नहीं सर, यहां आके मसला आएगा। मसला ये आएगा कि आपको जो रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है वो टोटल में गिवन है, बुक वैल्यू से कंपेयर करके जो सरप्लस आएगा वो तो टोटल वाला निकल आएगा, लेकिन उसमें से कितना कितना इधर जाए, तो उसके बारे में उसने गाइडेंस दी कि जो मिसाल के तौर पे 100, 50, 150, टोटल कितना बना? 300। ये रेशो बनी हुई है ना, तो इस सरप्लस को इस रेशो में बांट, पता नहीं क्या रेशो होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस रेशो के अंदर बांट लेना तीनों हिस्सों में। तो ट्राई तो कर सकते हैं, वर्किंग करी जाइएगा और एंट्री इससे कीजिएगा। यहाँ क्रूज शिप डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्शन की एंट्री, डेप्शन डेबिट, क्रूज शिप अकोमोडेशन क्रेडिट, फिर डेप्शन डेबिट, अकोमोडेशन ऑफ क्रूज शिप क्रेडिट, उसके बाद
अक्यूमुलेशन डेबिट और क्रूज शिप क्रेडिट करके वो रीविजन की एंट्री एसेट इकट्ठी एंट्री टोटल से करते जाना, लेकिन वर्किंग यहाँ से करनी पड़ेगी, कोशिश करना, बाकी अल्लाह खैर करेंगे। मेरे जिम्मे ये सवाल मैं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट दे के आपको एंजॉय करने के लिए सवाल दिया, ये आपकी ईदी है मेरी तरफ से, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।